हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम समरी देखने वाले हैं ट्रिस्टम शैंडी नॉवेल की। और ये जो नॉवेल है वो लिखी है लॉरेंस स्टर्न ने। ये बहुत ही फेमस नॉवेल है जिसका पूरा टाइटल है द लाइफ एंड ओपिनियंस ऑफ ट्रिस्टम शैंडी जेंटलमैन, जो सबसे पहली बार पब्लिश हुई थी 1759 में। और ये टोटल 9 वॉल्यूम्स में लिखी गई है, यानी कि इसमें अंदर ही अंदर 9 बुक्स है। तो 1759 से शुरुआत की थी लॉरेंस स्टर्न ने इसको लिखना, और फाइनल जो उसका 9th वॉल्यूम है वो आई 1767 में। आज हम इस नॉवेल के फर्स्ट 3 वॉल्यूम्स देखेंगे। तो समरी स्टार्ट करने के पहले चलिए सबसे पहले हम लोग मेन कैरेक्टर्स देख लेते हैं। तो जो सबसे पहले मेन कैरेक्टर है वो है ट्रिस्टम शैंडी का, जिसके नाम पर ये नॉवेल है, और यही इस नॉवेल का मेन नरेटर है और ऑथर भी। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वो है वॉल्टर शैंडी, जो कि ट्रिस्टम के फादर होते हैं, और ये बहुत ही फिलोसफिकल होते हैं और हर बात में अपनी फिलोसफी बताने लगते हैं। थर्ड कैरेक्टर है एलिजाबेथ शैंडी का, जो कि ट्रिस्टम की मदर है, और नॉवेल में एलिजाबेथ शैंडी को मिसेस शैंडी कहा गया है। फोर्थ कैरेक्टर है कैप्टन टोबी शैंडी का, जो ट्रिस्टम के अंकल थे, यानी कि वॉल्टर शैंडी के भाई। फिफ्थ कैरेक्टर है कॉर्पोरियल ट्रिम, जो कि एक सर्वेंट होता है अंकल टोबी का। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वो है डॉक्टर स्लॉप का। डॉक्टर स्लॉप लोकल मेल मिडवाइफ था, यानी कि वो एक ऐसा व्यक्ति था जो कि एक दाई का यानी कि एक बाई का काम करता था और बच्चे पैदा करवाने में हेल्प करता था। 7th कैरेक्टर है पार्सन योरिक का, जो कि विलेज पार्सन थे और सरमन्स दिया करते थे, उपदेश देते थे। एक सेंट थे, बेसिकली वो सेंट की तरह थे। नेक्स्ट कैरेक्टर है सुजाना का, जो कि है चेम्बर मेड टू मिसेस शैंडी। तो मिसेस शैंडी की वो एक मेड थी, सर्वेंट थी। 9th कैरेक्टर है ओबाडिया का, जो कि सर्वेंट है वॉल्टर शैंडी का। वॉल्टर शैंडी यानी जो ट्रिस्टम के फादर हैं, उनका सर्वेंट होता है ओबाडिया। 10th कैरेक्टर है विडो वैडमैन का, जो कि एक नेबर होती है और वो ट्रिस्टम के अंकल टोबी शैंडी से शादी करना चाहती थी। तो शी हैड मैरिटल डिजाइन्स ऑन टोबी शैंडी। 11th कैरेक्टर है ब्रिजेट का, जो कि विडो वैडमैन की सर्वेंट होती है। तो ये थे सारे कैरेक्टर्स। अब चलिए हम लोग समरी को स्टार्ट करते हैं। तो ये है वॉल्यूम 1 यानी कि फर्स्ट बुक। तो फर्स्ट बुक में देखिए क्या बता रहा है ट्रिस्टम शैंडी। ट्रिस्टम शैंडी बिगिंस हिज टेल विद द स्टोरी ऑफ हिज कंसेप्शन। तो वो बताता है कि वो कैसे कंसीव हुआ, वो कैसे अपने माँ के पेट में आया। इन विच हिज मदर इंटरप्ट्स द सेक्शुअल मोमेंट बाय आस्किंग एन इररेलेवेंट क्वेश्चन अबाउट द वाइंडिंग ऑफ द क्लॉक। तो जब उसके फादर और मदर एक क्रूशियल पॉइंट पे थे, सेक्शुअल मोमेंट में थे, तब उसकी मम्मी उसके फादर को एक इररेलेवेंट क्वेश्चन, बेकार का क्वेश्चन पूछती है कि उसके पापा ने क्लॉक को यानी कि घड़ी में चाबी भरी या नहीं, और इस वजह से वो जो मोमेंट है वो बेकार हो जाती है। द ऑथर सेज दैट द सर्कमस्टांसेस इन विच अ चाइल्ड इज कंसीव्ड प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंसेस इट्स इवेंचुअल माइंड, बॉडी एंड कैरेक्टर। तो ऑथर कहता है कि वो मोमेंट जिसमें एक बच्चा अपनी माँ के पेट में आता है, वो जो मोमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उसी से किसी बच्चे के दिमाग पे और उसके बॉडी पे असर होता है। ही लैमेंट्स हिज पेरेंट्स केयरलेसनेस एट दिस इम्पॉर्टेंट मोमेंट। तो वो कहता है कि उसके पेरेंट्स केयरलेस थे उस पॉइंट पे, और इसीलिए शायद उसकी जो लाइफ है वो इतनी अच्छी नहीं जा रही। ही ब्लेम्स हिज ओन 1000 वीकनेसेस बोथ ऑफ द बॉडी एंड माइंड ऑन देयर नेग्लिजेंस। तो वो कहता है कि उसके अंदर जो वीकनेसेस, कमजोरियाँ आ गई हैं उसके शरीर में, उसके दिमाग में, ये सब शायद उनकी गलती की वजह से है। He states that he was born on November 5, 1718। तो वो बताता है कि वो November 5, 1718 को ही पैदा हो गया था, and promises to give the full details eventually। और वो कहता है कि लेकिन इसके डिटेल्स मैं आपको आगे बताऊंगा, but only after a detour through his opinions। लेकिन इसके पहले वो अपने ओपिनियंस बताएगा। Meandering through the history of the town midwife। तो उसके बाद वो बताता है कि कैसे उनके शहर में बच्चे पैदा होते हैं। जो मिडवाइफ यानी कि जो दाई है, बाई का काम करती हैं, जो बच्चे पैदा करवाती हैं, उनकी हिस्ट्री के बारे में वो बताने लगता है। ही इंट्रोड्यूसेस द कैरेक्टर ऑफ पार्सन योरिक। और उनके टाउन में जो पार्सन योरिक हैं, जो उपदेश देने का काम करते हैं, उनके बारे में भी वो बताता है।
द पार्सन स्पॉन्सर्स द ट्रेनिंग ऑफ द मिडवाइफ एज अ सर्विस टू द टाउन बिकॉज पीपल फ्रीक्वेंटली बोरोड हिज फाइन हॉर्सेस टू राइड द 7 miles टू द नियरेस्ट डॉक्टर। तो वो जो पार्सन है वो मिडवाइफ बनने की ट्रेनिंग दिलवाने लगता है औरतों को, ताकि लोग शहर छोड़कर बाहर दूर ना जाएं और उसके हॉर्सेस ना ले जाएं, क्योंकि उनके टाउन में कोई अच्छी दाई नहीं थी जो बच्चे पैदा करवाती थी, और इसीलिए लोग यॉरिक के घोड़े ले लेकर बाहर जाते थे जब भी ऐसी मेडिकल इमरजेंसी आती थी और किसी औरत को बच्चा होने वाला था। तब लोग जो है शहर के बाहर जाते थे यॉरिक के घोड़े लेकर। इसीलिए यॉरिक औरतों को ट्रेनिंग दिलवाने लगता है मिडवाइफ बनने के लिए, ताकि कोई उसके घोड़े ना ले जाए। इन ऑर्डर टू सिक्योर हिमसेल्फ अगेंस्ट चार्जेस ऑफ अल्टीरियर मोटिव ही हैज़ वोट टू राइड द डेक्रिपिट ओल्ड हॉर्स। और कोई उसके ऊपर इल्ज़ाम ना लगाए कि तुम्हारे घोड़े हम लोग लेते हैं इसलिए तुम लोगों को ट्रेनिंग दिला रहे हो मिडवाइफ बनने का। इसीलिए यॉरिक जो है वो अपना पुराना जो बूढ़ा घोड़ा था उसको चलाने लगते हैं, अपने नए घोड़ों का इस्तेमाल नहीं करते ताकि लोगों को बुरा ना लगे। हिज कॉन्स्टेंट जोकिंग मेकिंग हिम मैनी एनिमीज एंड ब्रिंग हिम एन अर्ली डेथ। तो वो हमेशा जोक किया करते थे जिससे उनके बहुत सारे दुश्मन बन जाते हैं और उनकी एक अर्ली डेथ हो जाती है, वो जल्दी मर जाते हैं। द नरेटर ऑल्सो टेल्स अस अबाउट हॉबी हॉर्सेज विच आर एसोटेरिक परसूट्स एंड हॉबीज दैट इंटरेस्ट पीपल टू द पॉइंट ऑफ ऑब्सेशन। तो जो नरेटर है वो हमें हॉबी हॉर्सेस के बारे में भी बताते हैं। हॉबी हॉर्सेस ऐसी हॉबीज़ होती हैं जिसके बारे में लोग एकदम ऑब्सेशन हो जाता है, लोगों को एकदम लोग एकदम ज़िद करके अपनी हॉबीज़ को पूरा करने लगते हैं। ऐसी हॉबीज़ को हॉबी हॉर्सेस कहते हैं, जिसके चक्कर में लोग एकदम पागल हो जाते हैं उनको पूरा करने के लिए। द मैरिज सेटलमेंट बिटवीन थ्रिस्टम्स पेरेंट्स स्टिपुलेट्स दैट मिसेस शैंडी could choose to bear her children in London where she would find superior medical care। तो थ्रिस्टम के जो पेरेंट्स होते हैं, उसके पापा मम्मी, उनके बीच में एक मैरिज सेटलमेंट हुआ था और उस सेटलमेंट में, उस कॉन्ट्रैक्ट में ये डिसाइड हुआ था कि मिसेस शैंडी अपने बच्चों को लंदन में पैदा कर सकती हैं जहाँ पे उन्हें बहुत अच्छी मेडिकल केयर मिल जाएगी। इट ऑल्सो स्टेट्स दैट इफ शी मेड द ट्रिप टू लंदन ऑन एनी फॉल्स अलार्म्स द हस्बैंड कुड रिक्वायर हर टू स्टे इन द कंट्री ऑन द नेक्स्ट ओकेशन। और उस कॉन्ट्रैक्ट में ये भी लिखा था कि अगर ऐसे ही बेकार में मम्मी जाती है लंदन किसी और काम के लिए, ऐसे ही कुछ झूठा फॉल्स अलार्म्स यानी कि झूठ बोलकर कि हाँ मुझे बच्चा होने वाला है, लेकिन अगर नहीं होने वाला है, बस वो ऐसे ही टाइम पास करने के लिए वहाँ गई, तो वो जो हस्बैंड है वो नेक्स्ट टाइम उन्हें अपने कंट्री यानी कि टाउन में ही रख लेंगे जब सचमुच बच्चा होने वाला होगा। तो एक्चुअली ऐसा ही होता है जब थ्रिस्टम शैंडी पैदा होने वाला होता है तब, क्योंकि थ्रिस्टम शैंडी की मम्मी उसके पहले ऐसे ही फॉल्स अलार्म देकर झूठ बोलकर लंदन गई थी, इसके लिए उसके पापा उसकी मम्मी को लंदन नहीं जाने देते और थ्रिस्टम शैंडी की जो बर्थ है वो उसी टाउन में होती है। सो दिस इज़ द कॉज दैट वॉल्टर शैंडी इन्वोक्स ड्यूरिंग थ्रिस्टम्स बर्थ। तो थ्रिस्टम के बर्थ के टाइम पे यही होता है। थ्रिस्टम चॉक्स दिस एज अनदर वन ऑफ हिज मिसफॉर्च्यून्स। तो थ्रिस्टम कहता है कि ये भी एक रीज़न है उसके बैड लक का कि उसका जो जन्म है वो अच्छी मेडिकल केयर में नहीं हुआ, लंदन में नहीं हुआ और उनके टाउन में ही उसकी बर्थ हुई। सिंस इट लेड हिम टू बी बॉर्न विद अ फ्लैटेंड नोज। और इसी वजह से, क्योंकि उसे ठीक तरह की मेडिकल केयर नहीं मिली, उसकी जो नाक है वो चपटी हो गई, फ्लैटेंड नोज हो गई, क्योंकि उसी टाउन में उसकी बर्थ हुई जहाँ पर मेडिकल प्रैक्टिशनर्स अच्छे नहीं थे। मिसेस शैंडी, सिंस शी कैन नॉट हैव द फेमस डॉक्टर मैनिंघम ऑफ लंदन, इंसिस्ट ऑन एम्प्लॉइंग द मिडवाइफ टू डिलीवर द बेबी। तो मिसेस शैंडी कहती है कि लंदन के डॉक्टर मैनिंघम तो अब मुझे मिलेंगे नहीं, तो एटलीस्ट हमारे ही टाउन में, हमारे ही कस्बे में जो मिडवाइफ रहती है, जो बच्चों को पैदा होने में हेल्प करती है, मैं उसकी मदद लेना चाहूँगी, उसको बुला दो। वॉल्टर फील्स दैट शी शुड हैव डॉक्टर स्लॉप इंस्टेड। लेकिन वॉल्टर को लगता है कि मिसेस शैंडी को यानी उनकी वाइफ को डॉक्टर स्लॉप की मदद लेनी चाहिए। तो डॉक्टर स्लॉप भी एक मिडवाइफ थे, लेकिन वो एक मेल मिडवाइफ थे, यानी कि वो एक आदमी थे। तो ऑब्वियसली वो जो वॉल्टर की वाइफ होती है मिसेस शैंडी, उनको अजीब लगता है कि वो बच्चा पैदा करने में किसी आदमी को कैसे बुला सकते हैं।
लेकिन फिर भी वॉल्टर को ऐसा लगता है कि डॉक्टर स्लॉप को बुलाना चाहिए, इसलिए क्योंकि डॉक्टर स्लॉप काम तो करता था मिडवाइफरी का ही, यानी वो था तो मिडवाइफ, लेकिन उसे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स की नॉलेज थी, जैसे फोर्सेप्स वगैरह। उसने खुद एक फोर्सेप्स बनाया था। एक फोर्सेप ऐसा मेडिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके ज़रिए बच्चे को बाहर निकाला जाता है। Tristram introduces his father's theory that there was a strange kind of magic bias which good or bad names impressed upon our characters. उसके बाद ट्रिस्टम बताता है कि कैसे उसके पापा की बहुत सारी थियरीज़ हैं, जिनमें से एक थियरी ये है कि हमारा जो भी नाम होता है उसकी वजह से, उस नाम की वजह से हमारा गुड या बैड लक होता है और हमारे कैरेक्टर्स पर असर होता है। द मोस्ट डिसएडवांटेजेस नेम ऑफ ऑल एंड द वन दैट वॉल्टर डिटेस्ट इज ट्रिस्टम। और सबसे ज़्यादा बैड लक लाने वाला नाम तो ट्रिस्टम ही है, और वॉल्टर को उस नाम से नफरत भी होती है, लेकिन फिर भी ट्रिस्टम शैंडी का नाम ट्रिस्टम पड़ जाता है, और वो ट्रिस्टम क्यों पड़ता है वो हमें आगे पता चलेगा। द नरेटर डिक्लेयर्स दैट ही कैन नॉट येट टेल द स्टोरी ऑफ हाउ ही केम टू बी कॉल्ड ट्रिस्टम। तो नरेटर कहता है कि मैं अभी नहीं बता सकता कि मेरा नाम ट्रिस्टम क्यों पड़ा, अपीलिंग टू द नेसेसिटी दैट आई शुड बी बॉर्न बिफोर आई एम क्रिश्चियनड। तो वो कहता है कि अभी तो मैंने ये भी नहीं बताया कि मैं पैदा कैसे हुआ, तो जब तक मैं पैदा नहीं हुआ वो नहीं बता नहीं सकता, तब तक ये कैसे बता दूँ कि मेरा नाम कैसे पड़ गया। वॉल्टर एंड अंकल टोबी सिट डाउनस्टेयर्स व्हाइल मिसेस शैंडी इज गोइंग इनटू लेबर। तो वॉल्टर और उनका भाई अंकल टोबी नीचे बैठते हैं और बातें कर रहे होते हैं, और मिसेस शैंडी का लेबर शुरू हो जाता है। ट्रिस्टम गिव्स एन अकाउंट ऑफ टोबीज कैरेक्टर। उसके बाद ट्रिस्टम टोबी का कैरेक्टर बताने लग जाता है। Toby is notable for his overweening modesty, which stems from a wound to the groin that Toby received during the siege of Namur. तो टोबी जो था वो आर्मी में काम किया करते थे, और जब वो आर्मी में नामुर की लड़ाई में गए थे तब उनको उनके प्राइवेट पार्ट में एक चोट लग गई थी, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा हम्बल और मॉडेस्ट हो गए थे। He spent 4 years confined to his bed and was visited by sympathetic visitors who wanted to know the story of his injury. तो 4 साल तक वो बेड रेस्ट पे ही थे, और जो भी उनसे मिलने आता वो बार बार उनकी इंजरी के बारे में पूछता कि तुम्हें बताओ कैसे चोट लग गई वहाँ पर, लेकिन वो ठीक तरीके से कभी बता नहीं पाते थे कि उनको चोट कैसे लगी। और यहाँ पर हमारी वॉल्यूम 1 ख़त्म हो जाती है, फर्स्ट बुक। नेक्स्ट जो है वो है वॉल्यूम 2। Tristram picks up where the last chapter left off, explaining the perplexities in which his uncle was involved in his attempts to tell about his war wound. तो ट्रिस्टम वहीं से एक्सप्लेन करना शुरू करता है जहाँ पे उसने लास्ट चैप्टर खत्म किया था, और वो बताता है कि उसके अंकल को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आ रही होती हैं दूसरों को बताने में कि उन्हें कैसे वो वॉर वुंड लगा, यानी घाव कैसे लगा उन्हें लड़ाई में। Toby's trouble is that nobody can fully understand him and sometimes he confuses even himself. तो टोबी इस चीज़ से परेशान है कि कोई भी उन्हें अच्छी तरीके से नहीं समझ पाता, और कभी कभी तो वो अपने आप को ही कंफ्यूज कर देते हैं। इट अकर्स टू हिम नाउ टू गेट अ लार्ज मैप ऑफ नामुर विच सेट्स हिम ऑफ ऑन हिज हॉबी हॉर्स। फिर अचानक उनको एक दिन ऐसा रियलाइज़ होता है कि उनको नामुर, जहाँ पर उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, उसका एक बड़ा सा मैप उन्हें ख़रीदना चाहिए, और इसी तरीके से वो अपने हॉबी हॉर्स पे चढ़ जाते हैं। ये उनका हॉबी हॉर्स बन जाता है कि किसी भी तरीके से नामुर का मैप लाया जाए, और जहाँ पर लड़ाई हुई थी उसी तरीके के किले बनाए जाएं, और फिर से वो सारे फोर्टिफिकेशंस वैसे ही बनाए जाएं जैसे उन्होंने लड़ाई में देखे थे, वैसा ही सब कुछ फिर से बनाया जाए। तो इस तरीके से वो अपने हॉबी हॉर्स पे चढ़ जाते हैं। कैप्टन टोबीज ऑब्सेशन विथ हिज मैप ग्रोज एंड ही लॉन्चेस इनटू अ डिटेल्ड स्टडी ऑफ फोर्टिफिकेशन एंड मिलिट्री साइंस। तो कैप्टन टोबी का जो ऑब्सेशन है वो बढ़ जाता है मैप के साथ। वो दिन भर बस अपने मैप को लिए बैठे रहते हैं, और वो स्टडी करने लगते हैं कि किस तरीके से फोर्ट्स, किले बनाए जाते हैं, मिलिट्री साइंस वगैरह के बारे में वो स्टडी करने लग जाते हैं। ही सडनली ग्रोज रेस्टलेस फॉर हिज रिकवरी। और फिर अचानक उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें बेड रेस्ट से अब उठ जाना चाहिए, रिकवर हो जाना चाहिए, ताकि वो सारे किलों को बना सकें। कॉर्पोरल ट्रिम, टोबी सर्वेंट, हैड प्लांटेड द सजेशन इन हिज मास्टर्स माइंड दैट दे शुड मूव टू द कंट्री इन ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट अ रेप्लिका। तो कॉर्पोरल ट्रिम, जो कि टोबी का सर्वेंट होता है, वो कहता है कि हमें अब जैसा कि लड़ाई में जो कुछ भी था, जो किले थे, उस तरह का पूरा हमें एक रेप्लिका बनाना चाहिए। इस तरह का आइडिया वो अपने मास्टर के दिमाग में डालता है कि बैटल ग्राउंड में जो कुछ भी हमने देखा था उस पूरी चीज़ को, वो सारे फोर्टिफिकेशंस को, किलों को हम लोग फिर से बनाएंगे।
और इस आइडिया से जो टॉबी होता है वो एकदम ऑब्सेस्ड हो जाता है और वो किसी भी तरीके से इस चीज़ को जल्दी से जल्दी करना चाहता है। दिस आइडिया प्लीजेस टोबी एंड ही कैन हार्डली वेट टू बिगिन। तो वो बस किसी तरीके से जल्द इस चीज़ को पूरा करना चाहता है। ट्रिस्टम रेज्यूम्स द सीन ऑफ हिज ओन बर्थ। उसके बाद फिर ट्रिस्टम फिर से अपने बर्थ के बारे में बताने लगता है। द लेबर हैज़ बिगन इन अर्नेस्ट। तो उसकी जो मम्मी है उसका लेबर शुरू हो गया था। सुजाना रन्स फॉर द मिडवाइफ एंड वॉल्टर सेंड्स ओबाडिया टू फेच डॉक्टर स्लॉब। तो सुजाना जो है वो मिडवाइफ को लेने के लिए जाती है और वॉल्टर अपने सर्वेंट ओबाडिया को भेजता है डॉक्टर स्लॉब को लाने के लिए। सुजाना मिसेस शैंडी की सर्वेंट थी। तो सुजाना मिडवाइफ को लेने जाती है और वॉल्टर ओबाडिया अपने सर्वेंट को भेजता है डॉक्टर स्लॉब को लाने के लिए। टोबी फील्स दैट मिसेस शैंडी प्रेफर्स अ मिडवाइफ आउट ऑफ मॉडेस्टी। तो टोबी कहता है वॉल्टर को कि मिसेस शैंडी एक मिडवाइफ चाहती है और एक आदमी के सामने उनको शर्म आती है, वो अपने एक आदमी के सामने वो बच्चे को कैसे पैदा करेंगी, इसीलिए उन्हें मिडवाइफ की ज़रूरत है। वॉल्टर चैलेंजेस हिम, लेकिन वॉल्टर अपने भाई टोबी को चैलेंज करता है और कहता है ऐसा कुछ नहीं है। एंड टोबी सेज दैट वॉल्टर नोज नथिंग अबाउट वुमेन। टोबी कहता है कि वॉल्टर को औरतों के बारे में कुछ भी नहीं पता। ही एल्यूड्स टू द अनफॉर्चुनेट आउटकम ऑफ हिज अफेयर विद विडो वैडमैन। और वो बताता है कि कैसे टोबी बताता है कि कैसे विडो वैडमैन के साथ उसका जो अफेयर है वो अनफॉर्चुनेटली कैसे ख़त्म हुआ, उसका क्या आउटकम था, क्या नतीजा था। तो तुम औरतों को नहीं जानते हो, ऐसा वो अपने भाई वॉल्टर को कहता है। सडनली देर इज़ अ नॉक ऑन द डोर। अचानक लेकिन दरवाजे पे खटखटाहट होती है। ओबाडिया एंड डॉक्टर स्लोप अराइव। और तभी वहाँ पर ओबाडिया डॉक्टर स्लोप को लेकर आता है। ओबाडिया इज सेंट बैक आउट टू फेच द डॉक्टर्स टूल्स विच द डॉक्टर हैज़ लेफ्ट एट होम। तो उस डॉक्टर ने अपने जो टूल्स हैं, वो चीज़ें जिससे वो चाइल्ड बर्थ कराएगा, वो तो सब घर पे ही छोड़ दिए थे। इसीलिए ओबाडिया को डॉक्टर के घर भेजा जाता है उन टूल्स को लाने के लिए। टोबी हैज़ बिन पुट इन माइंड ऑफ स्टेवनस, एन इंजीनियर एंड राइटर ऑन फोर्टिफिकेशंस। तो जब टोबी ये देखता है कि ओबाडिया को टूल्स लेने के लिए डॉक्टर स्लॉप के घर पे भेजा गया है, तो टोबी को एक इंजीनियर स्टेवनस की याद आ जाती है, जो कि फोर्टिफिकेशंस, किले कैसे बनते हैं उनके बारे में लिखा करता था, राइटर था। वॉल्टर इंसल्ट्स हिम बट लेटर अपोलोजाइजेस। तो टोबी दोनों चीज़ों के बीच में एक कनेक्शन बैठाने लगता है कि कैसे वो इंजीनियर था, उसके बारे में वो बताने लगता है। और वॉल्टर को इस बारे में गुस्सा आ जाता है और वो उसकी इंसल्ट कर देता है, लेकिन बाद में वो अपने भाई से माफ़ी भी मांग लेता है। एंड द टू रिकनसाइल। और दोनों फिर से एक दूसरे से ठीक तरीके से बात करने लगते हैं। माफ़ी मांग लेता है क्योंकि वॉल्टर टोबी से। कॉर्पोरल ट्रिम डिलीवर्स अ सरमन ऑन कॉन्शियंस। और उसके बाद कॉर्पोरल ट्रिम, जिसकी आदत होती है हर बार कुछ ना कुछ भाषण देने की, उपदेश देने की, वो कॉन्शियंस के बारे में उपदेश देने लगता है, मन के बारे में उपदेश देने लगता है। ओबाडिया रिटर्न्स विद द बैग ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। और तभी ओबाडिया जो सर्वेंट होता है वो डॉक्टर स्लॉप के सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स लेकर आ जाता है। डॉक्टर स्लॉप इज़ टोल्ड दैट ही इज़ नॉट टू इंटरफियर अंटिल कॉल्ड फॉर सो। तो डॉक्टर स्लॉप को कहा जाता है कि जब तक तुम्हें ऊपर नहीं बुलाया जाएगा तब तक तुम नीचे ही रहो, क्योंकि वो मिडवाइफ ऑलरेडी मिसेस शैंडी की डिलीवरी करवा रही होती है। सो ही कंटेंट्स विद एडुकेटिंग अदर्स अबाउट रिसेंट एडवांसेस इन ऑब्स्टेट्रिक्स। तो इसीलिए डॉक्टर स्लॉप जो है, वहाँ जितने लोग बैठे थे, अंकल टोबी और वॉल्टर, उनको वो बताने लगता है कि कैसे ऑब्स्टेट्रिक्स यानी बच्चा पैदा करने में आजकल मेडिकल साइंस कितनी आगे निकल गई है, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं। वी लर्न अबाउट वॉल्टर्स अनदर थियरी। और तब हमें वॉल्टर की यानी ट्रिस्टम के फादर की दूसरी थियरी के बारे में पता चलता है, दैट द मेड्यूला ऑब्लोंगेटा इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन। कि ब्रेन का जो पार्ट है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, वही सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। और जब चाइल्ड बर्थ होती है तो वो बहुत ही ज़्यादा डेंजर में आ जाता है वो पार्ट, ऐसा वॉल्टर कहता है। द मेडिकल हॉबी हॉर्सेज ऑफ वॉल्टर एंड डॉक्टर स्लोप आउटपेस अंकल टोबीज मिलिट्री रिफ्लेक्शंस। तो डॉक्टर स्लोप और वॉल्टर अपने अपने हॉबी हॉर्सेस पर चढ़ जाते हैं। उनकी हॉबी होती है मेडिकल साइंस के बारे में बात करना, और वो लोग इतना ज़्यादा मेडिकल साइंस के बारे में बात करने लगते हैं कि टोबी जो मिलिट्री की बातें कर रहा था वो उसमें पीछे छूट जाता है। नेक्स्ट जो वॉल्यूम है वो है वॉल्यूम 3। स्टिल इन द पार्लर अंकल टोबी कंटिन्यूज हिज अटेम्प्ट टू रीडायरेक्ट द कॉन्वर्जेशन टूवर्ड द आर्मीज एट फ्लैंडर्स। तो जब अंकल टोबी देखते हैं कि वो डॉक्टर स्लोप
और वॉल्टर जो है वो लोग तो ऑब्स्टेट्रिक्स मेडिकल साइंस के बारे में बातें कर रहे हैं। तो अंकल टॉम उनका ध्यान खींचते हैं फिर से मिलिट्री की तरफ कि कैसे फ्लैंडर्स में आर्मीज़ एक दूसरे से टकराई थी, इन बातों की तरफ वो उनका ध्यान खींचने की कोशिश करते हैं। वॉल्टर टेक्स द बेट बट देन लैप्सेस इनटू अ स्टेट ऑफ फिजिकल कन्फ्यूजन। तो वॉल्टर जो है वो थोड़ा सा उनकी बातों में भी आ जाता है और मिलिट्री की बातें करने लग जाता है, लेकिन क्या होता है कि वो फिर फिज़िकल कन्फ्यूजन यानी कि वो टोटली कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए क्योंकि ही रिमूव्स हिज हैट विथ हिज राइट हैंड। वो अपने राइट हैंड से अपने हैट को निकालते हैं, लेकिन वही राइट हैंड उन्हें यूज़ करना होता है अपनी हैंडकरचीफ निकालने के लिए अपनी कोट पॉकेट से। तो एक ही हाथ से वो दो काम कैसे करें, इस चीज़ में वो कंफ्यूज हो जाते हैं। ट्रिस्टम क्रिटिसाइजेज हिज फादर फॉर नॉट पॉजिंग टू स्विच हैंड्स। तो ट्रिस्टम को इस बात पे गुस्सा आती है कि उसके फादर जो हैं वो अपने दोनों हाथ क्यों नहीं इस्तेमाल करते और एक ही हाथ से वो सब काम करने की कोशिश कर रहे थे एक साथ। और लेकिन उसके जो अंकल टोबी होते हैं वो पेशेंटली इंतज़ार करते हैं और वो एक पॉपुलर साउंड को विसिल करने लगते हैं, सीटी बजाने लगते हैं और वेट करने लगते हैं कि जब वॉल्टर का हो जाएगा तब वो फिर से वॉल्टर से बात करेंगे। द नेक्स्ट फिजिकल स्ट्रगल कम्स विद डॉक्टर स्लॉप्स अटेम्प्ट टू अनटाई द नॉट इन हिज मेडिकल बैग। उसके बाद डॉक्टर स्लॉप का जो बैग ओबाडिया लाया था, ओबाडिया ने उसमें गांठ लगा दी थी, इसीलिए क्योंकि जब वो ला रहा था उस बैग को तो वो सारे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स आवाज़ कर रहे थे, जिसकी वजह से उसे अपनी विस्लिंग, उसे अपनी सीटी की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी, इसलिए उसने उस बैग में गांठ लगा दी थी। तो डॉक्टर स्लॉप जो है उस गांठ को खोल रहे थे because Obadiah knotted up to prevent it from clattering during transport so that he could hear himself whistle। अपने आप को सीटी बजाते हुए सुनने के लिए उसने उस बैग में गांठ लगा दी थी। डॉक्टर स्लॉप कट्स हिज थंब विद अ पेन नाइफ। और ये सब करने में डॉक्टर स्लॉप जो है अपने पेन नाइफ से अपना जो थंब है, अपना अंगूठा काट लेते हैं, जिसकी वजह से उन्हें गुस्सा आता है और वो ओबाडिया को कर्स करने लगते हैं, उसे भला बुरा कहने लगते हैं। वॉल्टर ऑफर्स हिम वन ऑफ हिज रेडीमेड कर्सेस विच इज़ एक्चुअली ए कैथलिक एक्सकम्युनिकेशन डॉक्यूमेंट। तो वॉल्टर कहता है कि तुम इसे भला बुरा क्यों कह रहे हो, मेरे पास तो रेडीमेड कर्स है इसके लिए। और वो एक्चुअली जो कर्स होता है वो एक बड़ा सा पेपर होता है, डॉक्यूमेंट होता है एक्सकम्युनिकेशन का, यानी कि रिलीजन से बाहर निकालने का, क्रिश्चियनिटी से बाहर निकालने का डॉक्यूमेंट होता है। तो वॉल्टर देता है डॉक्टर स्लॉप को और कहता है कि आप इसका नाम इसमें लिख दो ओबाडिया को, ताकि हम इसे क्रिश्चियनिटी से निकाल सकें। सुजाना अपीयर्स अनाउंसिंग द मिडवाइफ्स रिक्वेस्ट फॉर डॉक्टर स्लॉप्स हेल्प। तभी सुजाना वहाँ आती है और कहती है कि मिडवाइफ ने डॉक्टर स्लॉप को ऊपर बुलाया है हेल्प करने के लिए। डॉक्टर स्लॉप ब्रिस्टल्स फॉर बीइंग समन्ड लाइक अ सर्वेंट। और डॉक्टर स्लॉप को इस बात पे गुस्सा आता है कि एक सर्वेंट की तरह उनको ऊपर बुलाया जा रहा है, वो भी एक मिडवाइफ उनको बुला रही है, जबकि डॉक्टर स्लॉप भी एक मिडवाइफ थे, लेकिन क्योंकि वो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जानकारी रखते थे और उन्होंने एक फोर्सेप बनाया था, खुद से बनाया था, इसके लिए उनको लगता था कि उनको ऐसे नहीं बुलाया जाना चाहिए एक सर्वेंट की तरह। एंड स्पीक्स डिस्पेयरिंगली ऑफ द ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ मिडवाइफरी एंड इट्स रूड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ फिंगर्स एंड थम्स। और वो कहते हैं कि मिडवाइफरी एक बहुत ही ख़राब प्रोफेशन है और उंगलियों से और अंगूठों से बच्चे को बाहर निकाला जाता है। और वो बताते हैं कि किस तरीके से उन्होंने तो एक इंस्ट्रूमेंट बना लिया है, फोर्सेप बना लिया है। ही फ्लरिशेज द न्यूली इन्वेंटेड फोर्सेप्स। और वो फिर अपने बैग से उन फोर्सेप्स को निकालते हैं, उस चिमटे को निकालते हैं विच ही हैड लिबरेटेड फ्रॉम द नॉटेड बैग, जो उन्होंने अपने बैग से निकाला था वो चिमटा। ही डिमॉन्स्ट्रेट्स द फोर्सेप्स ऑन टोबी स्किनिंग हिज हैंड्स एंड नकल्स। और उसके बाद फिर वो जो चिमटा है वो टोबी के हाथों और नकल्स पे वो यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से टोबी की स्किन निकल जाती है। एंड टोबी वॉल्टर एंड टोबी फॉल अस्लीप। उसके बाद वॉल्टर एंड टोबी जो है सो जाते हैं एंड आर अवेकेंड बाय द स्क्वीकिंग ऑफ द हिंज एज कॉर्पोरल ट्रिम पीक्स इनटू द रूम। और उसके बाद उनकी नींद तब खुलती है जब कॉर्पोरल ट्रिम आकर दरवाज़ा खोलता है, तो दरवाजे के खोलने की वजह से उनकी नींद खुल जाती है। तो कॉर्पोरल ट्रिम अंदर झांक रहा होता है। ट्रिम इन्फॉर्म्स द ग्रुप दैट डॉक्टर स्लोप इज़ इन द किचन मेकिंग अ ब्रिज फॉर विच टोबी एक्सप्रेसेस ग्रैटिट्यूड। तो ट्रिम बताता है कि डॉक्टर स्लोप जो है किचन में है और वो एक ब्रिज बना रहे हैं। और जब टोबी ये बात सुनता है तो उसको बहुत अच्छा लगता है कि अच्छा हुआ वो ब्रिज बना रहे हैं। तो टोबी को लगता है कि स्लोप जो है वो उनका ब्रिज बना रहा है वो ब्रिज जो टूट गया था। तो टोबी बिलीव स्लोप इज रिपेयरिंग द ड्रॉ ब्रिज एंड ट्रिस्टम डिग्रेसेस टू टेल द स्टोरी ऑफ हाउ ट्रिम एंड ब्रिजेट ब्रोक द ब्रिज ड्यूरिंग अ रोमांटिक रेंडवू एट द फोर्टिफिकेशंस। तो तब
टोबी को लगता है कि स्लॉप वो ब्रिज बना रहा है जो ब्रिज ट्रिम और ब्रिजेट, विडो वैडमैन की जो सर्वेंट होती है ब्रिजेट, ट्रिम और ब्रिजेट इन दोनों का अफेयर होता है। तो ये लोग जब एक रोमांटिक आउटिंग के लिए गए हुए थे उस ब्रिज के ऊपर, वो ब्रिज जो टोबी ने अपने फोर्टिफिकेशंस यानी वो जो नकली फोर्ट्स वगैरह बना रहे थे उसके ऊपर जो ब्रिज बनाया था वो ब्रिज ट्रिम और ब्रिजेट ने तोड़ दिया था। तो टोबी को लगता है कि डॉक्टर स्लोप उस ब्रिज को बना रहे जबकि बात हो रही होती है दूसरे ब्रिज की। द कन्फ्यूजन इज क्लियर्ड व्हेन ट्रिम अनाउंसेस दैट द ब्रिज इज़ फॉर द बेबीज नोज विच हैज़ बीन क्रश्ड बाय द फोर्सेप्स। तो कन्फ्यूजन तब क्लियर होती है जब ट्रिम बताता है कि ये दूसरा ब्रिज है। कौन सा ब्रिज है? वो ब्रिज जो बच्चे की नाक को ठीक करने के लिए बनाया जा रहा है। इसलिए क्योंकि जब डॉक्टर स्लोप ने अपना चिमटा फोर्सेप्स यूज़ किए तो उस चिमटे की वजह से बेबी की जो नोज़ है वो ख़राब हो गई, क्रश हो गई, दब गई। ट्रिस्ट्रम डिस्क्राइब्स हिज फादर्स मेलो ड्रामेटिक ग्रीफ एज ही स्प्रॉल्स अक्रॉस द बेड। तो उसके बाद ये सुनकर जो वॉल्टर शैंडी है वो बहुत ही दुखी हो जाता है और ट्रिस्ट्रम बताता है कि किस तरीके से उसके फादर जो है ये सुनकर बेड पर लेट जाते हैं दुखी होकर। वॉल्टर्स डिस्ट्रेस इज कंपाउंडेड बाय हिस्ट्री ऑफ स्मॉल नोजेज इन द फैमिली। और वॉल्टर जो है इसलिए दुखी हो गए थे क्योंकि उनकी फैमिली में सभी की इस तरह की चपटी छोटी नाक हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि छोटी नाक वालों की फाइनेंशियल सिचुएशन ख़राब हो जाती है, अ फिनोमिना दैट हैज़ हैड सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस। हेंस वॉल्टर हैज़ रेड डीपली इन द लिटरेचर ऑफ नोजेस। और इसीलिए तब से वॉल्टर नाक के बारे में बहुत ज़्यादा स्टडी करने लगे क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि छोटी नाक होने से फाइनेंशियल सिचुएशन ख़राब हो जाती है। और यहीं पे हमारी वॉल्यूम 3 ख़त्म हो जाती है। अब बाकी के वॉल्यूम्स हम लोग आगे के वीडियोस में कवर करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक समरी अच्छे से समझ में आई हुई। फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।